प्रावधान थे यानी जेल होती थी, उन सबको हमने हटा दिया है। ये एक बिल पास हुआ, उसमें पहले ये बिल रखे गए, मैंने लिस्ट बताई आपको। ये बायोडाइवर्सिटी का बिल पास हुआ। भूपेंद्र यादव ने अपना जवाब दिया कि भाई ये अपने इन्होंने कहा भाई 2015 जो है पेरिस का एक एग्रीमेंट था, उसके अंदर हम कर रहे हैं ये। आयुष मंत्रालय, कंपनी शोध और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कुल मिला के बायोडाइवर्सिटी पे कॉरपोरेट का कब्जा कराने के लिए ये बिल सीबीडी का था। और छत्तीसगढ़ वाला मैंने बता ही दिया कि छत्तीसगढ़ के ट्राइबल को, ये शेड्यूल कास्ट को ट्राइबल में कन्वर्ट करने के लिए 5वां ऑर्डर लेके आए थे, और एक वो उत्तराखंड का लेके आए थे तीसरा। तो एक सीबीडी का बिल अभी पास हुआ है। अब आया है एक विशिष्ट विषय जो है वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का बिल। ये इसी दिन डिस्कशन हुआ। इसका मंत्री का जवाब मैं शॉर्ट में पढ़ रहा हूं। मंत्री ने कहा भाई हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कर देंगे, इससे 8 लाख पैक्स बनाएंगे, 1600 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जैसे अमूल है, कुछ शुगर की है, इस तरह से 1600 है, जिसमें 570 महाराष्ट्र की है। अब अपन लोग जो महाराष्ट्र में ये शरद पवार की कहानी कहते हैं ना, शरद पवार इधर लुढ़क लेता है, अजित पवार उधर, ये क्या है कि शुगर की जितनी भी ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव में शरद पवार की बहुत बड़ी टांग है। ये कृषि मंत्री था तब से, तो इनके बहुत बड़े गोरख धंधे हैं। इसलिए अपन लोग क्या है कि बहुत इजी सोचते हैं, मोरल करेक्टर और इस तरह से। जबकि मुद्दा यह है कि भाई 570 महाराष्ट्र में है, तो इसमें बहुत सारे इसके अंदर ये फंसा पड़ा है, ये शरद पवार और ये अजित पवार और पूरी पवार फैमिली पूरा इसी पे काम करती है। शुगर का पूरा कब्जा है इसके बाद। इसके अंदर सारा के अंदर कोई घोटाला हुआ था, सारा वाले ने पैसे नहीं दिए थे, उसको कहा भाई 45 दिन में पैसे देने के लिए इनको पैसे अलॉट कर दिए, ये अमित शाह ने घोषणा कर दी। फिर अमित शाह ने कहा भाई मैं ये इसलिए बना रहा हूं कि घोटाले रोकने हेतु बना रहा हूं, एक तो इनमें बहुत सारे घोटाले हो रहे हैं। दूसरा उसने कहा मैं रिश्तेदारों को नौकरी नहीं मिलेगी जो मैं ये कानून बना रहा हूं, इससे SC ST और लेडीज के लिए सीटें रिजर्व रहेगी, ये मेरे कानून के अंदर एक व्यवस्था होगी। एक इंफॉर्मेटिव ऑफिसर की नियुक्ति करेंगे हम लोग, और फंड का प्रावधान करेंगे, और केंद्र का कवच होगा। यानी अब देखो, मतलब ये लोग इस तरह से कब्जा कर रहे हैं गांवों के अंदर। पंचायत काम कर रही है, इनकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज काम कर रही है स्टेट की, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं हम कवच देंगे पैक्स के नाम से। 8 लाख पैक्स खोलेंगे, जिसमें 60 करोड़ गरीबों के लिए हम जो है ये ढांचा खड़ा कर रहे हैं। और अमूल का टर्नओवर इसने बताया कि 58,000 करोड़ का अमूल व्यापार कर रहा है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव में। 58,000 करोड़ का व्यापार कर रहा है। इफको क्रिप्को ये है ही। और हमने अभी तक 63,000 पैक्स जो है वो बना दिए हैं, उसके अंदर 25,000 करोड़ का इनको फंड दे दिया है। ये ढांचा हमने कर दिया और मॉडल लॉ बनाया, जिसमें बंगाल, ये ममता और केरल वाले लोगों ने साइन नहीं किए, बाइलाज बना दिए हमने मॉडल लॉ के तहत, तो उसके साइन कर दिए हैं। सारी दो राज्य सरकार आदि तो इनकी है, लेकिन ये कांग्रेस वाले भी पता नहीं है, गहलोत यही सोचते समझते नहीं बाइलाज कैसे पढ़े क्या पढ़े, लेकिन कर दिए इन्होंने। पैक्स जो है वो FPO के रूप में भी काम करेगा। मेरी एक मीटिंग है अभी 13 तारीख को, सूरतगढ़ वाले किसान यूनियनों ने बुलाया, साहब आप ये इसको बहुत प्रचारित कर रहे हो और इसको कर रहे हो, तो आप हमें आओ बताओ क्या है ये। तो ये मैटर भी लेके जाऊंगा मैं। उनके FPO है, तो मैंने कहा भैया ये पैक्स में चले जाओ, या तो आप, तो ये प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, पैक्स का मतलब ये है। पैक्स के पास में 300 काम होंगे, पूरी पंचायत में एक होगा। 8 लाख 6 लाख 4.5 लाख पंचायतें हैं, तो 8 लाख ये खोल रहे हैं। तो 5 किलो अनाज भी ये बांटेंगे, दवाएं जेनरिक ये बांटेंगे, और ये नल जल वाला जो है ये बिल ये भी करेंगे, पानी भी आपके घर का। तो इस तरीके से इन्होंने करीब करीब 300 काम ले लिए हैं। तो यानी गांव को पूरा जो काम है वो डायरेक्ट कोऑपरेटिव के मार्फत सेंटर करेगा, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के स्पेक्स की दुकानदारी से। तो
एक बात इन्होंने कही, मैंने वीरेश जी को भी कहा था, शायद उन्होंने पता नहीं किया। इन्होंने कहा भाई हमने जो किसानों का गन्ना जो है उसके ऊपर एफआरपी है, जैसे एमएसपी होती है तो इनकी एफआरपी होती है। एफआरपी से ऊपर कोई गन्ने का पेमेंट करता है तो उसके ऊपर टैक्स लगता था, किसको? मिल को, शुगर मिल को। तो वो हमने माफ कर दिया, अब नहीं लगेगा। और इन 1600 में जो है वो 3 हमारी जो है एग्रीकल्चर की है, जिसका हम ऑब्जेक्शन करते हैं। पर्टिकुलरली मैं इस मुद्दे को लेके थे जो साल भर से चल रहा हूं कि एक एक्सपोर्ट करने के लिए इसके अंदर मेरी मांग हमेशा ये रही कि मेरा किसान इसमें कहाँ खड़ा है, ये मुझे कोई बता दे कि तुम्हारा किसान को यहाँ है। तो नाम तो फार्मर का है लेकिन एक्सपोर्ट करेगा क्या फार्मर, ये हम ढूंढने निकले हुए लोग हैं। बीज के मामले में इन्होंने बनाई है तो वहां क्या करेगा, जो जिसने बीज बोया उसका क्या एग्जिस्टेंस रहेगा किसान का। और ऑर्गेनिक खेती के मामले में ये 3, जैसे अमूल है ना, इपको अमूल है, इस तरह से 3 एग्रीकल्चर की खोली है अभी। और इसमें इन्होंने धंधा शुरू कर दिया है। वो उसका पैक्स करेगी, एक्सपोर्ट करेगी। एक पैक्स, पैक्स तो प्राइमरी लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट पे बनेगी, ऊपर बनेगी, ये बनेगी। इसका नाम 3 का ये एक्सपोर्ट का बना दिया जैसे। तो उसकी लोवेस्ट बॉडी पैक्स होगी। पैक्स उसको कलेक्ट करेगी माल को और इसको ले जाके दे देगी, अब तुम इसको एक्सपोर्ट करो। और या ऑर्गेनिक बोएगा वो पैक्स का कोई सदस्य है, वो इकट्ठा करके उसके वो पदाधिकारी ले जा करके उनको दे देगा बड़े वालों को, अब तुम इसको जो है ऑर्गेनिक का मार्केटिंग करो, उसका वैल्यू एड करो, जो भी करो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। बीज होगा, उस बीज को ले जा करके इनको दे देंगे, जैसे दूध को दिया ना, तो अब आइसक्रीम खानी है तो अमूल की खाओ, उस तरह से ये यहाँ कर्नाटका में तो अभी लड़ाई होकर के नंदी के नाम से ये वापस आ गए। कई जगह इन्होंने दुकान फैलाई तो ये अमूल आ रहा वापस से। दिल्ली वालों ने भी कहा भाई तुम हटो यहाँ से। हर स्टेट में अपनी है उनकी बॉडी तो, इनकी कोऑपरेटिव, लेकिन ये कह रहा नहीं हम करेंगे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव, पूरे स्टेट में हमारा होगा। तो उसी लाइन ऑफ एक्शन पे ये एक्सपोर्ट पे, सीड पे, ऑर्गेनिक पे अपना कब्जा करेंगे, यानी खेती का इनडायरेक्टली कब्जा करने का ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव का। एक कोऑपरेटिव की यूनिवर्सिटी खोलेंगे। अब इन्होंने कहा कि भाई हमने 95% डेटाबेस तैयार कर लिया है, ये नॉर्थे में हमारे प्रधानमंत्री जी लॉन्च कर देंगे, यानी 8 लाख पैक्स के डेटा कलेक्ट कर चुके हैं पूरे के पूरे। और एक इसको पूरे को चुनाव करने के लिए चुनाव आयोग बनाया अलग से, जैसे अपना चुनाव आयोग संसद को चुनाव के लिए है ना, चुनाव आयोग बनाया इन्होंने जो होगा। और 1/3 संख्या खाली हो जाएगी तो हम चुनाव करा लेंगे, ये इन्होंने अपना किया। बोर्ड की मीटिंग 3 महीने के अंदर कंपलसरी के लिए इन्होंने कर दिया। सेक्शन 30 में अनुशासन, 500 करोड़ का टर्नओवर होगा तो उसके ऑडिटर जरूरी है। ऑडिटर के मामले में इन्होंने कहा कि आरबीआई का जो पैनल होगा उसी में से ऑडिटर लेंगे, आपका अपनी मर्जी का नहीं होगा। आरटीआई लागू होगी और रिश्तेदार नहीं होंगे। ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव का बिल इनका डिस्कशन हुआ, जो जो मुख्य बातें हुई मैंने आपके सामने इसको रखी। बाद में आप ये बंद करिए कमलेश जी, अपना माइक बंद करिए कमलेश जी, मैं करता हूँ पता। ये हैंड रेज मत करिए सर, आप आए हो 2 मिनट ही नहीं हुए आपको और आप क्या हैंड रेज में कहना चाहेंगे? आप मेरी बात को सुनिए फिर हैंड रेज करिए। मैं जो 10 दिन का संसद चली है उसका अपना व्यू पॉइंट रख रहा हूँ कि क्या क्या हुआ। अब साहब फिर अगले दिन संसद बैठी तो जम्मू कश्मीर का रिजर्वेशन का कोई अमेंडमेंट का बिल आया था, जिसका कोई डिस्कशन हुआ नहीं। एक बिल आया था माइन और मिनरल के मामले में, खानों के मामले में इन्होंने बहुत कुछ बदलाव कर दिया है। माइन और मिनरल के अंदर जो 5-4 मिनट में ये बिल पास हो जाते हैं। और फिर इन्होंने उसी सेशन में फॉरेस्ट का बिल रखा। फॉरेस्ट वाला बिल का कुछ तो हमने पहले कहा था, तो फॉरेस्ट वाले का जो भूपेंद्र यादव मंत्री ने जो जवाब दिया वो मैं आपके सामने शॉर्ट में कह रहा हूं। इसने कहा भाई अपने पेरिस में बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया था, वो 5 तत्व का मोदी जी कह के आए थे, तो हमने बहुत कुछ उसके लिए ये काम कर रहे हैं। कार्बन सिंक का भी काम होगा और फॉरेस्ट की जो परिभाषा है उसका इन्होंने बदलाव कर दिया पूरा। और लैंड डाइवर्जन, डिफेंस के लिए कुछ छूट दे दी। सोशल फॉरेस्ट्री कहते हैं ये, नहरों के साथ पेड़ लगना और रोड के साथ पेड़ लगने की सोशल फॉरेस्ट्री।
एक कोई अगर का पेड़ है, अगर का पेड़ बहुत महंगा है, इन्होंने कुछ संसद में, पिछले संसद में इन्होंने पास किया था, मैंने आप लोगों के बीच में कहा, इसका अगर का तेल निकलता है, टीवी में भी मैंने एक दिन एडवर्ट, 50,000 रुपए लीटर के हिसाब से वो तेल बिकता है, और ये इधर नॉर्थ ईस्ट में कहीं अगर का पेड़ मिलता है। हमारे यहाँ भी लग सकता है ऐसा, मैंने गूगल में देखा था, तो अगर के पेड़ की खेती के बारे में भी हम अपनी व्यवस्था को सोच सकते हैं। अगर शायद सुवालाल जी आप वहां रह रहे हैं, तो अगर पेड़ जो है इसकी बात थोड़ी कभी जानकारी लेकर के और करना, इसका बहुत महंगा है। ये आपका जो असम वाला चीफ मिनिस्टर है ना, यहाँ आया हुआ, वो विश्वा है क्या है, उसने संसद में ये बात कही थी, हमने इसको नोट भी किया था, पहले के सेशन में मैंने डिस्कस किया था एक बार आपको, 50,000 से लाख के बीच में पर लीटर तेल इसका बिकता है अगर का। तो उसमें भी इन्होंने टांग बढ़ाई है। गवर्नमेंट के निजी भूमि पर फॉरेस्ट कर सकते हो आप, अपनी प्राइवेट लैंड है उस पर फॉरेस्ट करने की परिभाषा चेंज की है इसके हिसाब से, और नक्सलवाद मिटाने के लिए किया। और बड़ा काम ये किया कि 100 किलोमीटर की एरियल डिस्टेंस है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, जैसे पाकिस्तान वगैरह, श्रीलंका और इधर जागी भारत की है, तो हम उसको एक्चुअली गूगल में मेरे साथी को मैंने कहा था, मैंने कहा इसका कुल एरिया निकाल, भारत की कितनी जमीन है, उसके अंदर कितने प्रतिशत इन्होंने फ्री कर दी इनको डिफेंस के नाम से। डिफेंस वाले चाहेंगे तो 10 हेक्टर तक की जमीन कभी भी एक्वायर कर लेंगे ये, और 100 किलोमीटर की रेडियस में ये कर पाएंगे 10 हेक्टर तक की। जो फॉरेस्ट है वहां पे 0.1 हेक्टर की जमीन आपको बिना किसी असेसमेंट, एनवायरमेंट असेसमेंट और सोशल इंपैक्ट असेसमेंट के बिना भी आपको अलॉट की जा सकती है सरकार के द्वारा। तो वहां ये बात एक व्यक्ति ने कहा था, कुछ लोग विपक्ष के थे, उन्होंने ये बात उठाई थी, भाई आप होटलें खुलाना चाहते हो 5 स्टार, और इसमें कुछ नहीं फॉरेस्ट में। तो बेसिक बात यही है कि ये लोग फॉरेस्ट में कुछ होटलों के लिए कर रहे हैं, ये वाइल्ड लाइफ में तो कर रखी है, फॉरेस्ट में भी अपनी दुकानदारी करना चाह रहे हैं। बाद में सदन चला दूसरे दिन 27 को, तो इन्होंने एक चलचित्र के मामले में संशोधन किया। सिनेमा ग्राफिक, सिनेमा में ये कह रहे हैं कि भाई हम जो है, या पायरेसी बहुत हो रही है, यानी इसकी नकल होकर के सिनेमा जो बनता है उसकी हाथों हाथ चला जाती है, उसके लिए कानून किया। और एक यूपी के अंदर ये जो योगी है, इसने, इन्होंने सिनेमा में ये माना कि बंबई सिनेमा का सेंटर है और वहां मुसलमानों का, ये सलमान खान वो ज्यादा है, इसलिए यूपी में इन्होंने 1000 करोड़ का एक फिल्म स्टूडियो बनाने का बनाया, जिसमें ये धार्मिक प्लेस, रामायण और ये पथ बनाए हैं इन्होंने, टूरिज्म के बनाए हैं, इस पे फिल्में बनेगी, इसमें इन लोगों को रोजगार मिलेगा, इस तरह का एक पूरा ढांचा खड़ा ये कर रहे हैं। एक फिर लोकसभा में और बिल आया ऑफशोर मिनरल का, ये अपना आप में बड़ा यूनिक बिल है, मैं बहुत संक्षेप में कह रहा हूं लेकिन बहुत ध्यान से सुनने के लिए बिल है ये। ऑफशोर के मायने ये है कि समुद्र के अंदर जो ये चट्टानें हैं, इन चट्टानों में कुछ धातु है, उन धातुओं को निकालने के लिए ये बिल है, ऑफशोर मिनरल के नाम से, ऑफशोर एरिया मिनरल के नाम से इन्होंने जो है वो किया है। आप कमलेश जी माइक बंद रखिए अपना। तो ये भी अपना आप में यूनिक है। मैंने कई साथियों से बात की कि भाई ऑफशोर के मामले में जब ये समुद्र को, इन्होंने कहा भाई थाईलैंड खोद रहा, इधर ये सारे खोद रहे, हम भी खोदेंगे। 7,500 किलोमीटर हमारा लेंथ है इस समुद्र के तट की। अब इस समुद्र तट के अंदर जो है वो नॉटिकल माइंड से नापा जाता है, एक तोप का गोला जितनी दूर तक जाता है वो हमारा एरिया होता है, और उसके बाद में कुछ एक लाइन होती है, उसके बाद में फिर वो कॉमन होता है सबका। तो कॉमन में तो हमारी एंट्री नहीं होगी, लेकिन इस एरिया के अंदर जितने भी खनिज है हम उसको खोदेंगे, करेंगे, और इस तरह से हमारा जो 5 ट्रिलियन का जो है वो काम बन जाएगा। तो ये भी अपने आप में बड़ा, पर्यावरणविद जो भी लोग उनको सुनने का है ये बिल। एक बिल फिर लोकसभा में और आया। ये लोग कहते हैं ना कि भाई संसद में काम नहीं होता, संसद में काम अभी अभी जब हल्ले होते हैं ना, ये संसद में जब करीब करीब 150% हो रहा काम, मतलब जितना इन ये बिजनेस लेके आते हैं उससे ज्यादा काम कर लेते हैं ये तो हाउ करके बाहर चले जाते हैं, फिर ये तो 5 मिनट में 10 मिनट में एक एक बिल निकाल लेते हैं। तो मेरे फिर शॉर्ट में, क्योंकि जिन मंत्रियों ने जवाब नहीं दिए उसका मेरे पास कोई नोट बना नहीं, क्योंकि मैं इतना शॉर्ट में बनाना पड़ता है। एक जन विश्वास का भी बहुत अपना में बहुत यूनिक बिल आया।
नाम तो बड़ा अच्छा है, जन विश्वास बिल के नाम से। 42 कानून है इसके अंदर, और 183 प्रावधान को इन्होंने डिक्रिमिनलाइज किया, यानी उनमें जेल थी, उस जेल के सारे प्रावधान हटा दिए, पेनल्टी भरो करो। इसमें फार्मा का जो सेक्टर है उसके अंदर पहले अच्छी खासी पकड़ थी सरकार की कि भाई तुम इसके नकली दवाई बनाओगे तो तुम्हें जेल भी होगी, ये पेनल्टी भी होगी। तो इन्होंने जेल वाला प्रावधान, आप नकली दवाएं का जो भी गोरख धंधा है इसको करने के लिए बहुत अच्छी छूट इन्होंने आराम से दे दी। पेनल्टी में क्या फर्क पड़ता, 5 लाख रुपए, जो फार्मा कंपनी इतनी बड़ी उसको 5 लाख रुपए का कोई वेटेज नहीं होता, ऊपर देता पेनल्टी, और उसमें भी कोई छूट छाट हो जाती है तो उनके ऊपर करता है। ये इन्होंने कहा भाई हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए ये सारा प्रावधान किया है। और तो मल्लुक दा एक यूपी का मंत्री वो था सांसद, उसने कहा भाई किसानों के लिए भी बनाओ कुछ ऐसा, आप ये इनके लिए जन विश्वास कर रहे हो तो इनका भी कोई जन विश्वास का कोई मॉडल लाओ जिसमें इनका भी हो। भाई इनको तो आप जेल करके बैठ जाते हो, ट्रैक्टर छीनते हो और जेल चलते हो। तो इनके प्रावधान इन्होंने 183 प्रावधान इन्होंने चेंज किए हैं। तो अभी हमारी डिटेल हमारे पास आई नहीं है कि 183 जो 42 कानून है उनके अंदर किए हैं। इसके अंदर मंत्री ने थोड़ा बहुत बोला जो मैं आपको बता दूं। पीयूष गोयल ने कहा कि आज तक हमने 40,000 फोल्डर को सरल कर लिया, यानी इसके अंदर कोई पकड़ने करने का था तो उसको माफीनामे का उसने कर दिया 40,000 तो कानूनों को। 3600 कानूनों को डी क्रिमिनलाइज कर दिया अभी तक। जितने यानी इंडस्ट्री के लोग चाहे नंगा नाच करे, आपकी बायोडाइवर्सिटी में करे, चाहे फॉरेस्ट में करे, चाहे आप किसी में करे, उनके लिए 3600 कानूनों के अंदर अभी ये आया है। ये 183 42 कानूनों में है, ये पहले 3600 का आ चुका। आज तक 9 साल का उसने डेटा बताया कि अभी हमने 19 विभाग में 42 कानून और 183 प्रोविजन को डिकोरमलाइज किया। ये मुख्य रूप से इस फार्मा वाले में किया था, ये बच गए थे तो ये भी गए साहब हमारी इसमें भी जेल कम करो, तो इनको माफ करने का कर दिया। अब साहब एक और बड़ी बात हुई रिपील करने के अंदर। अभी तक इन्होंने 76 बिल को रिपील किया, अभी तक इन्होंने 9 साल में 1562 बिलों को खत्म कर दिया। इसके अंदर मैं बताऊं चाल क्या है एक्चुअली, कि एक सांसद से मैंने सुनी, क्योंकि पूरी संसद सुनते हैं तो कुछ बातें पकड़ में आती है, ये रोड़ा होने पे कुछ बातें कुछ नहीं आती। जैसे बीपीसीएल है, तो बीपीसीएल को जो जो संसद बनाती है ना, जिस संसद के कानून से बना हुआ कोई भी एस्टेब्लिशमेंट संसद ही खत्म करती है। बीपीसीएल को पहले इन्होंने संसद ने बनाया था, ब्रह्मा के क्या उसमें था वो नाम उसका, उसको करते करते बीपीसीएल नाम हुआ। बीपीसीएल तो कांग्रेस वालों ने कहा कि हमारे बिना पूछे कैसे हो जाएगा, संसद में आएगा बिल, हम इसका विरोध करेंगे, वो करेंगे। तो इसने क्या किया कि 300 बिलों का एक लोट किया, उसके अंदर शामिल बीपीसीएल को भी निकाल दिया। इनको पता ही नहीं लगा, तालियां पीट के लोगों ने बिल पास 300, कभी 300 कभी 400। तो संसद के बने हुए कुछ कानून थे जिसके अंदर संसद ही फैसला करती, संसद को बिना पूछे। वो जैसे यूनिवर्सिटी आपने कोई बनाई, संसद बनाती है, तो उसको खत्म करने के लिए संसद के पास पावर है, जनरल पावर नहीं है। तो उनको रिपील कर दिया तो वो पावर खुद के पास ले लिया, मानिए पीएमओ को चले गए। यानी 1562 बिलों को इन्होंने खत्म कर दिया और पूरा पावर पीएमओ को पास चला गया। अब आप इस शासन के तंत्र को समझ सकते हो कि हम कहाँ हैं और कैसी दुनिया बढ़ती है, हमारा इतना करना चाहिए हमें। फिर 28 तारीख को संसद बैठी, उसमें आईआईएम का बिल आया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का बिल आया। इसके अंदर इन्होंने कुछ बदलाव किए हैं, मैनेजमेंट की बॉडी और प्राइवेट के सिस्टम के तहत किया। और जवाब मोटा मोटा ये था कि मैनेजमेंट के अंदर इन्होंने कुछ अपना, ये जो शिक्षा नीति आई ना इनकी आरएसएस ओरिएंटेड, इसके अंदर कोई मैनेजमेंट का फंडा डाला है, कोई ऐसी है मतलब। तो अभी इसको पूरे इतने सारे बिल पढ़े नहीं जाते, बहुत बड़े है, तो फटाफट पास कर देते हैं। इनमें कोई मंत्री 2 मिनट बोलता है, इतने में पास हो जाता है, धड़ाधड़ ये बिल आया, ये पास हुआ, ये बिल आया, ये पास हुआ। तो पूरी डिटेल गूगल में जाओ, उनको निकालो। पीआरए साइट है, उसमें मैं कभी पढ़ता हूँ कभी देखता हूँ, तो अकेले में इतना बैठता भी नहीं है। फिर बाद में 31 तारीख को इन्होंने जो है वो बिल के नाम से जो है 31 को एक एडवोकेट का बिल आया। एडवोकेट के अंदर इन्होंने कहा कि एडवोकेट के साथ कुछ दलाल होते हैं, क्या उन दलालों को हम खत्म करेंगे। तो मैं भी देख रहा था, मैंने कहा कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो
एडवोकेट को क्या हम खत्म कौन करेगा कि बार कौंसिल करेगी। अब मतलब बार कौंसिल जो है ना, इसके चुनाव बहुत ढंग से होंगे। बार कौंसिल को इन्होंने पावर दिया कि जो दलाल है उनको खत्म करो। दलाल ये किसको कहेंगे, कैसे कहेंगे, उसकी परिभाषा इसमें दी होगी, क्योंकि इसमें कोई वैसे बात हुई नहीं लंबी चौड़ी। एडवोकेट बिल के नाम से हमारे वकील है मनाराम जी, उनको मैंने कहा था भाई पढ़ना थोड़ा, मुझे भी बताना। तो एडवोकेट अमेंडमेंट बिल में मोटा मोटा इन्होंने कहा भाई हम दलाली खत्म कर रहे हैं, इसलिए हमने ये लाए। एक प्रेस एंड रेगुलेशन ऑफ पीरियडिकल, प्रेस के मामले में इन्होंने बदलाव किया कि अब आपको ऑनलाइन, मैं इसमें ये सोच रहा था फूल कुमार जी कि ये प्रेस वाला जो बिल है ना, अभी हो जाता है 5-15 दिन में पास होकर के, यदि राष्ट्रपति के साइन हो जाता है तो किसानों को एक अपने जैसे सामना का कर रखा इन्होंने, महाराष्ट्र वालों ने अपना पेपर निकाल रखा है, उस तरीके से अपना किसानों की एक जो प्रेस एंड रेगुलेशन के अंदर इन्होंने अपनी खोलने का डायरेक्ट है कि भाई आपको शॉर्टकट है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर दो और हम आपको उसका दे देंगे। रीजी कर दिया हमने आपको, आपका कोई अखबार या कोई जो भी जिस तरह से भी होगा आप एक पढ़ के वकीलों से मिलने के अंदर कर सकते हैं। तो हमें इसमें उतरने की जरूरत है, क्योंकि इनके पास मीडिया का एक कवरेज है, लेकिन एक वर्ग बिल्कुल बिना मीडिया के बैठा है। प्रेस में उनको कोई मतलब नहीं है। पीरियोडिकल का मतलब से है पाक्षिक जो निकलते हैं रेगुलेशन, तो हम पाक्षिक में भी कर सकते हैं। तो रेगुलेशन बनाया है इसको, तो पहले का जो था उसका उसने कोई बदलाव किया है। तो ये मोटा मोटा ये आया। इसके बाद में ये एक बर्थ और डेथ का भी कोई रजिस्ट्रेशन के संबंधित कोई बिल पास किया छोटा सा। और ऑफशोर एरिया का मैंने आपको बता ही दिया कि जो समुद्र के अंदर खोदेंगे करेंगे, और इस तरह से ये होगा। मल्टी स्टेट का भी दूसरे वाले में आया, जैसे राज्यसभा से लोकसभा में आया तो वहां भी मंत्री का जवाब आया। तो इसने एयर टिकट, और ये भी इनके 300 सेवाएं हैं उसमें, उसमें रेल का, रेल टिकट का, किसान समृद्धि कार, जल नद कार, ये शिक्षा कार, जाम पोर्टल कार, ये सारे काम इन्होंने अपने हाथ में ले लिए हैं। मतलब कंप्लीट जो है ये टैक्स के भंडारण की व्यवस्था, कृषि यंत्र भी रखेंगे, ये आपका ट्रैक्टर वगैरह रख देंगे, आपको किराए चला। मैं गया था अंडमान निकोबार, तो वहां मिलते हैं ऐसे। तो मैंने उनको पूछा था, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एक बंदा मिल गया, मैंने कहा तो वहां छोटे छोटे खेत हैं, तो वो प्रति घंटा वो तेल डाल देता है और उनका कोई रसीद कट जाती है, ट्रैक्टर लेके खेती करके वापस लाके जमा करा देता है। इस तरह के यंत्र भी ये लोग रखेंगे पैक्स के नाम। एक सबसे बड़ा राज्यसभा में आया बिल, अभी लोकसभा में होकर के हो जाएगा फाइनल, अभी मीडिएशन के नाम में, मध्यस्थता के नाम से। अब देखो आपके इन्होंने कोर्ट को अवॉइड करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम से सिंगापुर के अंदर एक हमारा समझौता हुआ कन्वेंशन हुआ सिंगापुर में, जिसमें ये बात उतर के आई थी। 180 दिनों के अंदर आप डायरेक्ट कोर्ट में नहीं जा पाओगे, आप जो है मध्यस्थ के मार्फत कराओगे। तो हमारे दिमाग में जो बात चली वो मैं आपको बताऊं कि ये मल्टी स्टेट और एग्रीकल्चर के ये जितने भी पैक्स वाले जो माल है ना, अब आपको पैसे नहीं दिए और आपकी लड़ाई हुई, तो पहले कोर्ट में आप डायरेक्ट जा सकते थे कि इस आदमी ने मुझे पैसे नहीं दिए, मेरा बकाया है, मुझे दिलाया जाए। अब आपको मध्यस्थ डाल दिया। मध्यस्थ जो है ये इनके खुद के गुर्गे होंगे, इनके चेले होंगे, उस साहूकारों के मार्फत होंगे। तो प्री लिटिगेंट कंपलसरी हो गया। आपको लिटिगेशन के पहले आपको 180 दिन के अंदर आपको करना है। ऑनलाइन मेडिएशन का सिस्टम है, ट्रेनिंग भी होगी इसकी, मेडिएशन काउंसिल बनेगी, यानी आपकी न्यायिक व्यवस्था जो है वो अपने हाथ में, ये जो पार्टी ओरिएंटेड, आरएसएस ओरिएंटेड या जो भी लोग हैं, इनके हाथ में एक चाबी। जैसे आज का सीजीआई जो है, अपन थोड़ा करते हैं कि भाई ये चंद्रचूड़ कुछ अच्छे फैसले दे रहा था, हम थोड़े खुश हो लेते हैं कभी कभी। तो अब खुश होने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि मीडिएशन बीच में ये लाएंगे। तो ये बिल भी अपने आप में यूनिक है। तो ये बात भी हमें ध्यान रखने की है कि भाई क्या बदलाव हो रहा है देश में। 2 तारीख को फिर इनका ये बिल वापस आए थे, राज्यसभा में आया, माइन वाला आया, फॉरेस्ट वाला आया, जन विश्वास वाला आया। 3 तारीख को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल आया। आपके जो डेटा का प्रोटेक्शन करने के लिए है, वो प्रोटेक्शन तो क्या है, डेटा तो सारे इन्होंने छीन छान लिए, लेकिन वो जो भी है अब इसके ऊपर अभी बहस होकर के ये फाइनल होना है। दूसरा एक बिल आया है, वो दिल्ली का सर्विस, वो दिल्ली का चल रहा है ना लफड़ा, दिल्ली वाला कह रहा है मेरे को ट्रांसफर करने दो, और ये नहीं कर रहा था। 1911 में दिल्ली कलकत्ता से शिफ्ट हुई थी। दिल्ली और महरौली 2 तहसीलों से बनके ये ढांचा खड़ा किया हमने,
और फिर 69वां संविधान संशोधन किया जिसमें आर्टिकल 239 ए है जिसके तहत दिल्ली को एक विशेष दर्जा है, इसलिए हम अपनी टांग को अड़ाए रखेंगे। तो ये आने के बाद में फिर राज्यसभा में प्रेस वाला वापस आया, इसको निकाल दिया इन्होंने। एडवोकेट वाला आया, ये भी निकाल दिया। इसके अंदर इन्होंने यही कहा दलालों पर कंट्रोल करेंगे, बार काउंसिल तय करेगी, लीगल फीस जो है वो उसके ऊपर कोई तय नहीं हुआ। इन्होंने कहा यार एक पैसे के ऊपर 50-50 लाख, 5 लाख से 50 लाख तक वकील ले रहे हैं, तो आप ऐसा कोई कानून बनाओ तो नहीं नहीं, है तो नहीं बनेगा। लेकिन ये तय करेगी कोई दलाल घूम रहा तो उसको हम जो है वो सीधा कर देंगे, इस तरह से हम नोटिस लगाएंगे, जवाब देंगे, इस तरह की बात है उन्होंने। तो बार काउंसिल को ये सजा देने का है, कोई घूमेगा नहीं। फिर 4 तारीख का लास्ट है, 4 तारीख का एक अनुसंधान राष्ट्रीय रिसर्च कोई बिल आया। तो मेरे ख्याल से ये जो आपका इस अनिल अंबानी के मुकेश अंबानी के भाई को अनिल को तो दिया था ना ठेका वो राफेल का ठीक करने का, डोसोटो कंपनी का, तो उसके अंदर ही मुझे लगता है कोई रिसर्च का बजट देना होगा, इसलिए इन्होंने ये निकाल दिया। इस पर कोई डिस्कशन हुआ नहीं, मेरे को ज्यादा इसकी पकड़ आई नहीं। इसकी जरूर पकड़ आई। अब रक्षा मंत्री जी ने एक बिल किया, इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर रहे हैं, यानी तीनों जो सेना का अंग है उनके ऊपर एक बॉडी बनाएंगे जो इनकी इंक्वायरी खड़ी करेगा। यानी इसकी चोटी हाथ में लेने के लिए ये बिल कंट्रोल, कमांड और डिसिप्लिन के मामले में पास कर दिया इन्होंने बिल। यहाँ पे आया था लोकसभा में, अब राज्यसभा में जाना होगा तो हो जाएगा राज्यसभा में। सेना के तीनों अंगों को एकीकृत, तीनों का एक कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन बनेगा और सीडीएस को पावर देंगे। क्योंकि इसमें क्या है कि पहले पावर ये देना चाह रहे थे खरीदारी के मामले में। सेना की मुख्य लड़ाई होती है कि एयरफोर्स वाला खरीदता अपने हथियार, वो अपने हथियार खरीदता है। मिलिट्री वालों को रसद का पूरा भार होता है, ये शराब, आपके अनाज और ये सारी चीजें उनको होती है। तो उन स्थितियों में अब ये जो कंट्रोल और ये जो है ना, यानी डिसिप्लिन के मामले में, कंट्रोल के मामले में इनका ये चाबी हाथ में ले ली। तो इसमें किसी को प्रमोशन देने के रोकना है वो तो रोक लिया, कर लिया। तो ये एक इनका ऑर्गेनाइजेशन बनेगा। अब ऑर्गेनाइजेशन में कौन होंगे, कैसे होंगे, ये ढांचा इस बिल के बाद में जो नियम बनेंगे उसके अंदर होगा। लेकिन मोटी मोटी हमें आइडियोलॉजी होनी चाहिए कि देश में बदलाव किस दिशा में हो रहा है। तो ये बिल अभी तक आए हैं, आगे की घटनाएं जो भी सोमवार से कल संसद शुरू होगी, मैं उसी लाइन पे पेन कॉपी लेके आपके बीच में हाजिर हो जाऊंगा अगले सप्ताह। फिर कितना हल्ला होता है, कितना होता है, वो हो रहा है, फला हो रहा है, तो इन बातों को जब हम देखते हैं तो तब यूं लगता है कि आपने काम ज्यादा किया उल्टा। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव बीएससी की कमेटी होती है इनकी, जो बिजनेस आता है उसमें रिवाइज बिजनेस डाल के ज्यादा कर लेते हैं। एक बिजनेस एक बिल को डालना होता है तो रिवाइज और डाल देते हैं। ये मोटा मोटा जो मैंने आपके बीच में रखा कि भाई ये अभी संसद चली, इसमें इस तरीके के बिल आए, समुद्र के अंदर का बिल आ गया, पर्यावरण के तहत आपका फॉरेस्ट का बिल आ गया, इसको कैसे कब्जा करे, आपकी बायोडाइवर्सिटी का बिल आ गया, आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी और किसानों के तीनों हैं, इसके कानून को पास कर दिया इन्होंने। अब राष्ट्रपति के साइन आजकल में हो जाएंगे और इसको हम बीड़ा लेकर के चले हुए हैं कि 3 सोसाइटी जो है इनको हम कैसे करें, लोगों तक बात को कैसे पहुंचाएं। अब इसके अंदर कोई युद्ध लड़ाई का मुद्दा नहीं बैठता, लेकिन समझ का मुद्दा तो बैठता ही है। सेंटर कह रहा है में हम कवच दे देंगे। अब राज्यों के जो पावर है वो छीन रहे हैं पूरे के पूरे। ग्राम पंचायती एक पैक्स आने के बाद में शून्य हो जाएगी, सहकारी राज्य की वो पूरी शून्य हो जाएगी। एफसीआई पहले ही शून्य हो चुकी है, इनको अडानी को वो गोदाम थे इनके एफसीआई के, वो सारे किराए दे दिए और एफपीओ, एफपीसी और पैक्स के मार्फत ये ढांचा आपके सामने खड़ा कर दिया। जहां भी थोड़ा बहुत भी कंट्रोल इनसे आउट है वो हो गया, थोड़ा बहुत भी संसद के कंट्रोल की चीज थी वहां वो उन्होंने सारे वो कानून ही हटा दिए। तालियां और पीटते हैं कि साहब देखो पुराने अंग्रेजों के जमाने के कानून थे। अरे अंग्रेजों के जमाने से वो इंस्टीट्यूट खड़ी की थी, उसका कानून था। संसद का एक प्रावधान है कि आप किसी यूनिवर्सिटी जैसे नालंदा खड़ी की या किसी, उसके सिस्टम है, संसद खड़ी करती है, उसके रूल्स रेगुलेशन, भर्ती करना कैसे क्या होता है वो नियम है। तो इन्होंने उसका पूरा अपना ढांचा ले लिया। तो कितने 1562 की किसने लिस्ट देखी? अभी तो ये छिंतर आए हैं ये, अब छिंतर भी लिस्ट कहाँ है?
भाई संसद में तो वो वहाँ वो करके रही है, तो मैं तो फटाफट इतना ही लिख लेता हूँ। अब आप तक मैं इतनी जानकारी पहुंचा पाता हूँ, लेकिन एक बहुत बड़ी टीम की जरूरत है जो इन बातों को देखे कि हमारा देश कहाँ जा रहा है, हमें किस दिशा में ले जाया जा रहा है, हमारी आइडियोलॉजिकल सिस्टम के अंदर किस तरह के ब्रीचेज हो रहे हैं, किस तरह से कब्जा किया जा रहा है। आप प्रेस के ऊपर भी कब्जा, मीडिया के ऊपर भी कब्जा, सिनेमा के ऊपर भी कब्जा। अब आपका ये सिनेमाग्राफी का, योगी जी गए थे 2-5 महीने पहले, तब भी मेरे थोड़ा शंका हुआ था कि ये वहां बॉम्बे क्यों गए। अब इनकी इस लेवल पे एलर्जी हो गई कि ये देखो ये हीरो कमाते हैं, ये सलमान खान कमा लेता है, वो फलां कमा लेता है, इनकी यही वो हो गई। अब यहाँ आपके हीरो भी अलग बनेंगे। ये बाबू महात्मा जो हैं वो आपके 50 इन्होंने टूरिज्म के जो है रूट घोषित कर दिए हैं। रामायण सर्किट, सीता सर्किट, बौद्ध सर्किट, इस तरह से सर्किट बनाए हैं। कद्रीनाथ, केदारनाथ, उज्जैन, ये इस तरह से बना लिए हैं। इनकी दुकानें आपको अलॉट हो जाएगी। 21 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा। देश का युवा कहाँ जा रहा है, कौन सी नौकरी है, क्या है, कोई व्यक्ति इस बात पे चिंतन करने को तैयार नहीं है। तब मैं सुवालाल जी के पास चलूं, वो क्योंकि शुरू से वो मेरे साथ जुड़ गए थे और इनका ज्ञान भी कानून के मामले में बहुत अच्छा है। और तो ये समरी के तौर पे आप क्या कहना चाहेंगे सुवालाल जी? आप 5 मिनट में कहें ताकि बाकी लोगों को भी हम उसमें 5-10 मिनट लेकर के आप अपनी बात को कहें कि देश की दिशा, देश के कानून हमारे को क्या इम्पेक्ट कर रहे हैं, हमारे बच्चों का भविष्य इसमें कहाँ निहित है, हमारे किसान कहाँ स्थापित है, आम लोग और गरीब लोग कहाँ स्थापित है। इसी बात को समाहित करते हुए आप अपनी बात को रखें सुवालाल जी। थैंक यू हनुमान राम जी, आपने पहले ही मेरे शब्दों को शामिल कर लिया है। देखिए, ये जो बंच ऑफ बिल्स है जो अभी आपने मेरे ख्याल से 22 बिल्स लगभग शायद इस सेशन में पास हो जाएंगे, कुछ हो गए हैं, कुछ प्रोसेस में है। तो ये जो बंच ऑफ बिल्स है वो मेरे को याद दिलाते हैं, जैसे आपने पूरा डिटेल दिया इन बिल्स की, मोटे मोटे रूप में आपने समरी प्रेजेंट की। इस समरी को सुनने के बाद में मुझे ऐसे लग रहा है कि ये बंच ऑफ बिल्स है वो बंच ऑफ थॉट्स को ही प्रमोट कर रहे हैं। और जो बंच ऑफ थॉट जिन्होंने लिखा है गुरु गोलवलकर, आज हमारे प्राइम मिनिस्टर भी उन्हीं की शक्ल लेते हुए जा रहे हैं, विश्व गुरु की तरह ही, गुरु नरेंद्र मोदी की तरह ही सामने आ रहे हैं। तो अगर इन सभी बिलों की, बंच ऑफ बिल्स की, अगर आपने जो समरी प्रेजेंट की है उसके आधार पर अगर मैं पहला पॉइंट ही निकालना चाहूंगा तो ये है कि पहला पॉइंट में ये है कि डेमोक्रेसी में जो डिसीजन मेकिंग का हो, रूल मेकिंग हो या इम्प्लीमेंटेशन हो, उसमें लोगों की भागीदारी, सिटीजन्स की भागीदारी जो होती है वो इन बिल्स के आधार पर तो खत्म कर दी गई है। अब वो लोगों की भागीदारी चाहे अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर हो या फिर उनके खुद डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो, सीधी भागीदारी, वो तो खत्म हो गई। दूसरा पॉइंट मेरे को ये निकलना आता है कि जो मेजोरिटी से भी अधिक 80-90% लोग अब मतलब कि आत्मनिर्भर हो गए हैं, मतलब उनको सरकार की तरफ नहीं देखना है। और दूसरी बात यह है कि ये जो बिल पास से हो गए हैं, जब इनका इम्प्लीमेंटेशन होगा तो लोगों को मतलब कि कंट्रोल करना है जनता को, या इन बिलों को लागू करेंगे तो इसके लिए सरकार के नाम पर जो पहले ब्यूरोक्रेसी का जो रोल होता था वो न रह के अब सरकार के पैरेलल में ही मतलब कि नॉन गवर्नमेंट लोगों का एक ब्यूरोक्रेसी टाइप से बन जाएगा। तो ये है तीसरा पॉइंट में ये निकालना चाह रहा हूँ आपके जो बंच ऑफ बिल से जो आपने समरी प्रेजेंट की। तीसरा पॉइंट ये है कि राज्यों को जो एक फेडरल सिस्टम है कि
यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब इंडिया है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, और इस यूनियन में स्टेट्स का इंटीग्रेशन हुआ है। तो अब ये स्टेट लगभग लूज हो चुके हैं। अगर ये बिल्स से सभी बिल्स को देखें तो ये स्टेट का जो यूनियन ऑफ द स्टेट्स है, जो इंटीग्रेशन ऑफ द स्टेट है यूनियन में, डेमोक्रेसी पार्लियामेंट जो भी है, वो लगभग अब स्टेट बाहर हो चुके हैं। उनके पास से डिसीजन मेकिंग का कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है, स्पेस नहीं बच रहा है इसे। डेमोक्रेसी जिसको हम कहते हैं फेडरल और पार्लियामेंट्री मल्टी पार्टी सिस्टम के आधार पर। और जो पांचवा पॉइंट मैं ये मान रहा हूं कि ये जो सब बिल है ये जन सरोकार से जुड़े हुए तो एक भी नहीं लग रहा है, और ये जो है ये हित विशेष समूह के सरोकारों से जुड़े हुए सारे बिल है। अब मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर इन बिल्स के आधार पर आगे फ्यूचर क्या होगा, तो इसमें यही लग रहा है कि ये बिल्स है वो कोई जॉब क्रिएशन तो करने से रहे। ये बिल है वो जॉब किलिंग करेंगे, मतलब जॉब को ही खत्म कर रहे हैं ये बिल्स। दूसरा पॉइंट में ऐसे फ्यूचर में नजर आता है कि जो देश की 60% से अधिक युवा पॉपुलेशन है, 60%, वो इन फ्यूचर में क्या है, वो फ्यूचर में ना तो उनके पास से सस्ती एजुकेशन होगी, ना उनके पास से जॉब के लिए मतलब कि स्कोप होगा, ना उनको कंपटीशन करना पड़ेगा, और ना ही वो हाई महंगे एजुकेशन ले पाएंगे। तो इनमें ऐसे लग रहा है कि जो रिसोर्सेज है, अगर ये सारे बिल से इम्प्लीमेंट जैसे ही होंगे, जो रिसोर्सेज है देश का वो जनता में डिस्ट्रीब्यूशन न होके और जनता के ऊपर जो हित समूह है, जो इंटरेस्ट ग्रुप पे रहेंगे, उन आपका नेटवर्क कोई प्रॉब्लम आ रहा है सुवालाल जी, नेटवर्क क्रैश हो रहा है आपका। तो ठीक है सुवालाल जी, मैं आपको बाद में ले लेता हूँ, फिर वापिस इस पे टच करेंगे। वीरेश जी, आप अपना माइक खोलिए और अपनी बात को रखिए कि आगे भारत के युवा का भविष्य हम कहाँ तलाश रहे हैं। मैं अभी ट्रैफिक कंजक्शन में हूँ, बाद में अपने कमेंट दूंगा। मैं अभी सुन रहा हूँ, आप उनको बुलाओ। अच्छा, कुमार जी ठीक है। हाँ, तो कमलेश जी आप हाथ खड़ा कर रहे थे, आप अपना व्यू पॉइंट दीजिए कमलेश जी। सुवालाल जी का कोई माइक कट हो गया। कमलेश जी, माइक खोलिए कमलेश जी आपका। आपका पहले माइक खुला था, हाथ भी खड़ा किया आपने कमलेश जी। चलो ठीक है, तो दाकर साहब अब आप ही बचे, फिर फूल कुमार जी के पास जाऊंगा लास्ट में कुछ सवालों को उत्तर ढूंढने। जी मैं सुन रहा हूँ, आप बहुत बढ़िया कदम उठा रहे हैं जागरूक करने के संबंध में। और जागरूक कौन हो रहा है, अपने दो आदमी हैं, कौन से पहले से ही हम जागरूक ही हैं ऑलरेडी, हम तो पहले से पता है। ये क्या है कि प्लेटफॉर्म मैं इसको सस्ता भी नहीं करना चाहता। मैं ऐसे जैसे मेरे को कईयों ने सलाह दी, साहब आप उनको फोन करो और एट ए टाइम करो, मैंने कहा मैं इसको सस्ता भी नहीं करना चाहता। यो नहीं घर किसी को ज्ञान चलते में बांट दिया, वो भी ज्यादा वैल्यूबल नहीं है। दो सुने, अच्छे लोग सुने, क्वालिटी वाइज सुने, कोई क्या कोई बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी करके हमें कोई तूफान खड़ा करना है। क्योंकि देखो ऐसा है कि दुनिया के एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी आ चुका है। फूल कुमार जी बाहर रह रहे हैं, इनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। दुनिया के लेवल पे कुछ
मोटा मोटा कंसेप्ट ये आया कि जो भी सरकार और सत्ता में होते हैं वो जनता के हित में कम होते हैं, दूसरी एक किसी न किसी के हित में दूसरे होते हैं। अब ये है मॉडल है, दुनिया के स्तर पे, भारत का नहीं दुनिया के स्तर पे हो रहा है ये। आप कहीं भी चले जाओ, ये आप इजराइल की लड़ाई देख लो, फ्रांस में भी यही काम हो रहा है, इधर कहीं भी जाओ करो। तो ये बना तो कुछ अलग संसार था कि हम लोग चाहेंगे, हमारा बजट आएगा, हम पैसा इकट्ठा करेंगे, अच्छे कानून बनेगा, हम सुखी रहेंगे, शांति से जिएंगे करेंगे। लेकिन आपातापी हो गई पूरी की पूरी। और इस आपातापी में जो भी सिविल एक्टिविस्ट लोग हैं उनका बहुत बड़ा दायित्व खड़ा हो जाता है, और इसमें कोई एंट्री होने को तैयार नहीं होता। बेसिक बात यह है कि दुनिया, पहली बात तो पता नहीं बीजी कहाँ है, ये बात भी ज्यादा नहीं समझ पा रहा हूं मैं, लेकिन दुनिया समझ भी ले तो उस पे किसी प्रकार का कोई एक दिशा सोचने को तैयार नहीं है। अभी आप किसी को कह दो ना कि ये कानून बने, ये हुए हैं, तो कोई उस माइंडसेट से ही जाने को तैयार नहीं। कल मुझे एक ग्रुप मिला था कि वही कहेंगे बनने तो अपने क्या करता है। हाँ, तो फूल कुमार जी अब आप ही बच रहे हैं, फिर नहीं होगा तो वीरेश जी भी हो रूट में है, इसलिए उनका माइक इसलिए खड़बड़ाहट भी रहता है। आप क्या सोचते हो? नियम तो ऐसे ही बनेंगे, जो जिसका ग्रुप होगा। इन्होंने ठीक तरीके से कहा था सुवालाल जी ने कि भाई फैक्ट ये है, और इसी की लाइन पे चलेगी ये दुनिया। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो हुआ है उसमें एक्चुअली ये गरीब के नाम से या गरीब के वोट से खड़े हुए इंस्टीट्यूट किस तरह से गरीब को इधर उधर करके, कितने नेचुरल रिसोर्स लूट करके अपने आदमियों को बांट देना, बजट लेकर के अपने लेवल पे ले जाना, उनके फेवर में सारे कानून बना देना, ये दुनिया जो रची जा रही है वो गलत दिशा में रची जा रही है। और ऐसा हमें एहसास हो रहा है कि फार्मर और मजदूर और गांव और किसान, इनसे परे एक दुनिया नई बसाई जा रही है, जो दुनिया लूट खसोट की दुनिया होगी, धनाढ़ियों की दुनिया होगी, और वो लोग अपने लेवल पे अपना कुछ कब्जा करके बैठ जाएंगे। फिर ये लोग बड़े मुंह ताकते हुए गरीब की रूप में उनके हाथ फैलाते हुए रहे। ऐसा मॉडल क्यों हम लाना चाह रहे हैं? ये कहीं सत्ताएं बदलती रहती है, आता रहता है, हमें सेवा का मौका मिला, अच्छा करना चाहिए, लेकिन जो भी हो रहा है वो ना। फूल कुमार जी। जी सर, नमस्कार आप सभी को। और सबसे पहले तो आपको थैंक यू, जो एक कितना की नोट रखते हैं आप डिटेल में सारी एक्टिविटीज़ का, और जो इनसाइट आपने दिया है उससे आइडिया लग रहा है कि ये लोग वाकई में वो जो अभी हमारे एक साथी ने कहा था कि ये बंच ऑफ थॉट्स को ही लागू करने वाली बात है। पर सुखद चीज़ ये है कि इंटरनेशनल लॉबी अब इनके विरुद्ध काम करना शुरू कर चुकी है। और सुप्रीम कोर्ट में जैसे ये राहुल गांधी के सजा पे जो रोक लगी है, उसकी सांसद सदस्यता भी बहाल हो गई है शायद। ये जो चीजें हैं ये ऐसे ही नहीं हो जाती हैं, ये इंटरनेशनली बहुत इशारे आते हैं, और उन्हीं के तहत ये चीज हुई है। क्योंकि इनके गुट की चलती होती तो ये सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कभी नहीं होने देते। और उससे उससे भी बड़ा एक जो सुखद अभी काम हुआ है, अपने जो ये मेवात में जो भी ये दंगा करवाना चाहते थे, उसमें सर्व समाज मतलब किसानों का समाज भी, दलितों का भी, सब ने जो स्टेप बैक किया इन संघियों के एजेंडा में नहीं पढ़ने से, ये अपने आप में ये दिखा रहा है कि जनता भी अब इनसे बहुत ऊब चुकी है, और वो इनको अब आगे नहीं टॉलरेट करने वाली। तो वो चेंज की अब आशा एक नए तरीके की जगी है, जो जनता की तरफ से संदेश आया है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये गुजरात में जो 25 साल से बहका माहौल करके वोट लेते रहे हैं, और खासकर अभी जो पिछले वाला गुजरात इलेक्शन हुआ उसमें तो अमित शाह का बुलंद बयान था कि मुस्लिम हमारे पास नहीं तो किसके पास जाएंगे। वो वाला जो आतंक का भय यहाँ ये क्रिएट करना चाहते थे अपने एरिया में, जो आप कह सकते हो राजस्थान है, हरियाणा है, दिल्ली, वेस्टर्न यूपी वाली बेल्ट में, उस पे इनको बड़ा झन्नाटेदार तमाचा दिया है जनता ने। कल ही उधर ही अपने क्या नाम है, जींद हिसार में एक जगह पे खा पंचायत हुई है बड़ी, काफी बड़ी, उसने बड़ी आलोचना करी है। और अगली खा पंचायत होने वाली है, बास गांव है हिसार में, 9 अगस्त को, वहां पे सर्व खा पंचायत होने वाली है, जो आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल पे बैन का रेजोल्यूशन पास करने वाली है। तो समझ के देखिए कि
कहाँ तो ये गुजरात में कोई इनके खिलाफ बोलने से भी डरता है, और कहाँ ये अपने हरियाणा ने ऐसी करवट ले दी है कि इनको ही बैन करने के लिए, वो भी इनकी डबल इंजन सरकार होते हुए, हरियाणा में स्टेट में भी इनकी, सेंटर में भी इनकी, पर फिर भी लोग अब इनको बैन करने की बात अगर उठाने लगे हैं, तो ये जो डराना चाहते थे सोसाइटी को, डरा के ये चीज जो करना चाहते थे, वो यहाँ पे औंधे मुंह गिरे हैं ये। तो बाकी तो क्या ही कहें सर, क्योंकि सरकार है इनकी, तो ये बिल तो ये अपनी मनमानी के पास करेंगे ही करेंगे, क्योंकि अब तो और जोर से करेंगे, क्योंकि इनको ये आइडिया लग गया है कि भैया जनता भाप गई तुम्हें, और नॉर्थ इंडिया जहाँ तुम्हारा, साउथ इंडिया में तो ये वैसे ही नहीं है, वहां तो ये वैसे ही साफ है। अब यहाँ नॉर्थ इंडिया में भी जनता ने अपना मूड चेंज कर दिया है, तो अब तो ये बल्कि और ये ऐसे ऐसे बिल और लेके आएंगे कि भैया कर करा लो जो कुछ करना है, बात की कोई गारंटी नहीं है। तो फिलहाल तो यही कहा जा सकता सर, बाकी वही है, हम दूसरा पॉइंट यही है कि जनता को अवेयर करना है, और जितने भी पॉइंट ये आपने बताए हैं सारे के सारे, इनमें हमारी जनता की अवेयरनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे वाली सरकार भी आएगी तो क्या पता वो कितने बिलों को इनमें से वापस मोड़ेगी और कितनों को वो एज इट इज रखेगी, ये भी कोई गारंटी नहीं है। हालांकि वो करेगी बहुत कुछ, इनको कुछ तो काफी को मोड़ेगी शायद, पर कितना मोड़ेगी कि कोई थोड़े कह सकता है। तो दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि सेंटर का अभी कोई भरोसा भी नहीं है, क्योंकि अब ये क्या पता अगली क्या रणनीति लेके आने वाले हैं अपनी सत्ता कायम करने के लिए। लेकिन जो भय के जरिए, धर्म के जरिए या दंगों के जरिए जो करना चाहते थे, वो तो शायद अब स्पेसिफिकली हमारे वाली जो ये मैंने रीजन बताया है, नॉर्थ इंडिया का कह लो, नॉर्थ वेस्ट का कह लो, यहाँ तो अब ये नहीं चलेगा इनका। तो ये बड़ा संदेश है सर। बाकी तो एज यूजुअल बड़ा एक्सेलेंट आपकी ब्रीफिंग थी। और नहीं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जैसे किसानों का एक आंदोलन हुआ, उस आंदोलन ने एक बहुत बड़ी छाप छोड़ी और इस पूरे सिस्टम के अंदर एक दिशा दी। उसके अंदर उन्होंने मीडिया, पहली बार हिंदुस्तान के मीडिया का बाइकाट किया उन्होंने, और बाइकाट करके उन्होंने मीडिया को नाक रगड़ा के और मीडिया के ऊपर हावी हुए। जो ये कॉकस है पूरा का पूरा, मीडिया का जो जहर उगलना का कॉकस है, तो ये जो प्रेस वाले हैं, ये दूसरे वाले लोग आए हैं, तो क्या हम भी इस बात की तरफ सोच सकते हैं? क्या किसान यूनियन, बिल्कुल। मजदूर अब आप ये यूनियन देखो ना, जी आप ये देखो ना कि पहला किसान आंदोलन के टाइम तो इनकी मीडिया को नकेल डाली, और अब ये मेवात वाले एपिसोड में तो सरकार को ही नकेल डाल दी। जो सरकार कह लो चाहे संघ कह लो, जिनकी ये मंशा थी कि डरा के लोगों को वोट लेने हैं या इनको दबा के वोट लेने हैं, वो तो अब इनका सब ध्वस्त हो गया। और अब आप ये देखो कि अब अगर 9 अगस्त की खाप पंचायत में जो ये फैसला आने वाला है, अगर ये आता है, तो उसके बाद समाज में खापों का जो बाकी जो ये हमारे डेमोक्रेटिक और लोकतांत्रिक प्रणाली के जो संगठन है, सामाजिक संगठन, इनका कितना प्रभाव बढ़ने वाला है। मतलब लोकसभा के आते आते तो ये लोग घर घर तक इन चीजों को पता नहीं किस लेवल तक तो निकाल ही देंगे। तो ऑब्वियसली ये चीज होनी है, और सोशल मीडिया पे भी आप देखो लगे हुए हैं लोकल मीडिया, जो खासकर जो यूट्यूबर्स हैं बहुत सारे, वो पॉजिटिवली नहीं, सोशल मीडिया की देखो फूल कुमार जी, एक बड़ी प्रॉब्लम है सोशल मीडिया में। जैसे मेरे फ्रेंड हैं तो मेरे माइंड सेट के हैं, उसके बाहर मैं नहीं हूँ। जैसे नहीं मैं बताता हूँ आपको, मतलब ये दोनों ही तरह के हैं, और अपनी जो अप्रोच रहती है, अपनी अप्रोच प्रोस कॉन्स और पॉजिटिव नेगेटिव पक्ष विपक्ष दोनों को ही तरीके की पोस्टें हम देखते हैं। जैसे अभी अभी शायद आप देख नहीं पाए हों या देख लिए हों, अपने उजमा ग्रुप में एक पोस्ट आई थी, एक पंडित बंदे के पेज पे, बड़ा जहर उगल रहा है वो अपने मतलब जो ये किसान बिरादरियों ने स्टैंड लिया है, इस स्टैंड पे वो बड़ा 35 बनाम 1 टाइप की लाइन पे चला गया है कि यार ये एक वो समाज है जो लीडिंग में, जिसने ये फैसला लिया है कि हम जो है मेवात में नहीं जाएंगे, तो उनको कोसने पे चल पड़ा है वो बंदा। इन्होंने वो निकाल दिया है फिर से चीन। इनको ये लगा ना कि भाई हिंदू मुस्लिम तो हो नहीं रहा है, तो हरियाणा में जो 35 बनाम 1 पहले से कर रखा था उसको तो मेंटेन रखो, चल पड़े ये उस पे। लेकिन हम भी नहीं, देखो ऐसा है, जैसा हरियाणा बहुत छोटा स्टेट है, 10 सीटें हैं हाँ, इनके पास अब में, बार इनके करने और देंगे। हाँ, तो वो बात बिल्कुल ठीक है कि भाई चलो एक जो फालतू की लड़ाई थी, उस लड़ाई के ऊपर बैन लगाए, हम हो सकता है कुछ मानवतावादी चिंतन पे आकर के खड़े हो रहे हैं।
जो ये हिंदू मुस्लिम और ये करके लोगों के दिमाग में बात आ जाएगी, यार इस बात से कोई बात नहीं बननी, हमारे बच्चे जैसे नौकरी नहीं लगेंगे, हमें देश के अंदर रोजगार चाहिए, दो हाथ को काम चाहिए, ये लगभग आ रहा है। लेकिन अभी तक यूथ भी इस बात को पकड़ नहीं पा रहा। यूथ के मामले में जहां तक हम सोच रहे हैं कि यूथ इस लेवल पे नहीं आ पा रहा पूरा। हाँ, तो मैं वो तो है ही मैं टाइम मैं इसमें मैं सोशल मीडिया के सिवाय फील्ड में भी घूमता हूँ। ऑर्गेनाइज्ड और इसमें जब क्या है ना सर, इसमें ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स लगाने की जरूरत है। अब तक हमारे यहाँ थोड़े ही ग्रुप्स हैं जो ऑर्गेनाइज्ड तरीके से होके अपने यूथ को लेके चले हुए हैं। ये हमें बढ़ाने पड़ेंगे, तभी ये चीज और ज्यादा सक्सेस होगी, ये कह सकता हूँ फिलहाल फूल तो। फूल कुमार जी देखो, देखे किसान की मैंने महिमा कर दी, किसान ने झंडा गाड़ के बता दिया, किसान अनपढ़ होते हुए भी उसने बहुत कुछ एक नई व्यवस्था खड़ी कर दी, खाप भी किसान का ही पार्ट है वो कर दी। लेकिन यूथ के मामले में मैं एक पूरी सेमिनार लेके आया हूँ जोधपुर में, जहाँ 500 यूथ बैठे थे, प्रोफेसर लेक्चर सारे थे। जब मैंने उनको ये बात बताई कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और ये दुकान और ये दुकान और ये दुकान आ रही है, ये प्राइवेट का सेटअप आ रहा है, ये एग्रीकल्चर का सेटअप है, दुनिया यहाँ जा रही है, आप कहाँ खड़े हो, आपका रोजगार कहाँ है, इस बातों का कोई मतलब नहीं। यूथ के मामले में कोई इस तरह की अभी तक ऐसा जैसे है ना कि किसान तो एक जगह झंडा गाड़ के बैठे, उनके मतलब सबसे बड़ी बात हुई कि 13 महीने बैठने में इनके आपसी इंटरेक्शन हुआ, तो ज्ञान की एक अपलिफ्टिंग हुई, वृद्धि हुई, और एक दूसरे को इन्होंने शेयर किया, टारगेट की बात कही गई, यार बात तो गड़बड़ है करके, तो मीडिया उनको लगा कि मीडिया गड़बड़ करता है तो उसको अवॉइड किया। फिर इनको लगा कि ये जो है दूसरे ये लोग जो है इधर वाले भक्तजन है ये कर रहे हैं, तो उनको अवॉइड किया, और ये डटे रहे, शांति से डटे रहे। लेकिन आज के इस पूरे तंत्र के अंदर यूथ बिल्कुल नदारद है। मैं इस पूरे बिल को देखता हूं इनको, तो बहुत सारे बिल यूथ के ऊपर है, बहुत सारे हैं, ये खुलेगा, ये होगा, ये होगा। इतनी फीस बढ़ गई इनके यहाँ, मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, दूसरी, किसी यूथ ने कोई झंडा नहीं गाड़ा, कोई यूथ बाहर नहीं आया, कोई एसोसिएशन बाहर नहीं आई कि भाई 5 लाख रुपए कोई फीस होती है क्या? 70,000 रुपए जिसकी फीस थी वहां 5 लाख फीस है। मैं पूरे सिस्टम में मैं दो बातों पे केंद्रित रहता हूं, एक यूथ और एक फार्मर। फार्मर का मतलब मेरा गांव, गरीब किसान सारे हैं, तो इनमें कुछ जरूर चंचलता आई है। लेकिन यूथ जो है, हमारे ही बच्चे हैं वैसे तो, या तो हम उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, सिवा किताब ढोए बैठे हैं। कोई ऐसा एक एजिटेशन आया था अग्निवीर के विरुद्ध में, जो बोबाल की तरह आया, वहीं खत्म हो गया, 2 दिन चला शायद, वो उस लेवल पे नहीं चल पाया। आज आप यूनिवर्सिटी के लेवल पे जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है, ये जो इन्होंने कोर्स चेंज किया है, यूथ को जो दिशा दे करके ये वो क्या पकड़ा दी, कावड़ पकड़ा दी है, ये पकड़े बैठे हैं, और ये न्यूसेंस है इनके हाथ से, कोई समझने को तैयार नहीं है, किसी को फुर्सत नहीं है। न पार्टियों को तो खैर पार्टियों को तो कोई लेना देना नहीं है, पार्टी तो हम जो सिविल एक्टिविस्ट लोग हैं, हम यूथ को एक प्लेटफॉर्म पे दिशा नहीं दे पा रहे। यूथ को नहीं देने का मतलब है अरे देश सर का वो भविष्य कल्चर, अंधकार। अरे सर वो कल्चर ही नहीं है हमारा, हमने वो रखा ही नहीं चीजें। ये आरएसएस टाइप की जो एनालिसिस विंग है, या बामसेप की जो दलितों की विंग है, किसानों की कौन सी विंग है ऐसी जो ये इस तरीके से हर चीज का ट्रैक रख के भाई एनालिसिस करती है? गांव गरीब का बच्चा यदि कॉलेज में 5 लाख रुपए सालाना फीस देके नहीं जा सकता, इधर ये कोचिंग वाले और इनको लूट खसोट कर रहे हैं। तो ये जो यूथ का मॉडल है ना, इस मॉडल पे मैं कई बार मैं हैंग हो जाकर बैठ जाता हूँ। मैंने कहा यार कि मेरे घर में भी बच्चे हैं, मैं उनको भी देखता हूँ, बाई चांस मेरे ठीक ठाक लग गए और कुछ ठीक है मामला, क्योंकि मैं वो दिशा ही नहीं देता कि उधर नहीं इधर चला जा, ठीक है मरने दे, इधर कोई हार नहीं पड़ेंगे, अपने इधर कर ले तो ठीक मामला। लेकिन जो बिल्कुल यूं ही घूम रहे हैं, और फीसें देखो आप, अरे भाई सरकारी तंत्र है, तुमने आईआईटी की क्या फीस रख दी, मेडिकल की क्या फीस रख दी? 5 लाख के नीचे तो बात ही नहीं है। एक गरीब किसान 5 लाख कहां से लाएगा? इसका मतलब है हमें एजुकेशन से अवॉइड किया जा रहा है, हम कहीं टिक नहीं पाएंगे। और ये जो है ना, ये खापों को भी लानी पड़ेगी। आप समाज सुधार की कंसेप्ट तो अपनी जगह है, लेकिन ये बात आप इस ग्रुप में भी मीटिंग ले रहे हैं, तो इसमें एक यूथ को जोड़ करके इनको एक ग्रुप को लीजिए
और भी कोई साथी जुड़े इसके हिसाब से हम बैठ करके, और मेरे तो इस ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का जो यूट्यूब चैनल है उस पे मेरा पूरा सेशन है, एक पूरा मैंने कहा उनको, मैंने कहा भाई देख लो अब तुम्हारी स्थिति तो ये है भाई। देखो इन्होंने क्या है कि स्किल, री स्किल और अप स्किल का मॉडल दे दिया। तो स्किल को इन्होंने प्राइवेट को दे दिया कि इनको सिखा दो कुछ ये छोटे मोटे खटपट करने। इसके बाद में री स्किल के लिए इनको कह दिया कि अच्छा तुम्हें आता नहीं है इसलिए सेट के वहां जाकर कर तुम अप्रेंटिसशिप कर, इंटर्नशिप कर। दो कानून बना के इनको सौंप दिया। फोकट की लेबर मिल गई उसको, फ्री में उसको आगे छोड़े काम करने के लिए, और हमारी मजबूरी वो मुझे सर्टिफिकेट चाहिए। इधर सालों ने फीस ले ली 5 लाख रुपए, उनके नौकर बना दिया फीस लेकर के, और री स्किल के नाम से इनके डाल दिया। अच्छा अप स्किल में उन्हीं को डाल रहे हैं जो इनको पसंद आते हैं कि ये छोरा मेरे काम आए जैसा है, तो इसको ऐसा करो मुझे दे दो आप। तो यार सरकार तो नदारद हो गई। किन बिलों को पढ़ूं मैं, इनको पढ़ूं? ये मैं किसान वाले मल्टी स्टेट पे वीरेश जी हम लग रहे हैं, ठीक है भाई किसान तो जैसे, अच्छा किसान का तो देखो भगवान से ज्यादा लिंक है। ये गवर्नमेंट के उठ के ये सारे कुछ भी कर ले ना तो किसान को तो भगवान बचाता है, इसके सिवाय कोई गवर्नमेंट से कोई आना जाना नहीं है। ठीक है ये हमारी टांग अड़ाई कर सकते हैं। यूथ के मामले में गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है, और यूथ कहीं भी आगे नहीं आ रहा। एजुकेशन की कोई बात करें, ढंग की बात करें तो लड़ाई करके बैठने का तैयार है। इसलिए ये ट्रेनिंग पार्ट का काम हो गया। कहां जाएंगे मेरे बच्चे बताओ आप? 65% जिस देश का यूथ हो उसके अंदर आप उसको स्किल, री स्किल, अप स्किल की थ्योरी देखो। 47 लाख लोगों को हम ऐसे देने, तुमने नौकर भेज दिया भाई, फीस ली 5 लाख, काय की दुकान चलाई, काय का मतलब है तो आप ये सर्टिफिकेट लाओ, आप ऐसा करिए, आप री स्किल होके आइए। तो आगे बाप रे 5 वो कभी उधर उससे सामान रखा है, कभी ये मॉडल आ चुका है। ये कुछ ने चालू कर दिया होगा कि मैं तो लेटेस्ट पढ़ता हूँ और आपके बीच में लाके रखता हूँ। इनकी पीआई भी पढ़ता हूँ, इनके सारे डेटा पढ़ता हूँ, इनकी संसद के चैनल पढ़ता हूँ, तब मुझे लगता है कि इन्होंने तो ढांचा बदल दिया पूरा का पूरा एजुकेशन सेटअप को। अच्छा एक और बता दूं मैं आपको, इनका जितना भी फोकस है ना वो सबके रोजगार के खांचे बना लिए हैं। चाहे ये टूरिज्म से बनाए, चाहे किसी सोसाइटी नए नए दुकानदारी खोल के ऐसे बना दिए हैं इन्होंने। इनका यूथ एडजस्ट हो रहा है। ये जो है ना ये दूसरे ये झंडे लेके नू में घूम रहे हैं या इसमें घूम रहे हैं, ये बेवकूफ टाइप के लोग हैं, इनको यूं करके आगे कर रखा है। इनका यूथ सेट है, इनका यूथ इधर उधर नहीं है। यूथ सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर के लोगों का, गांव के लोगों का यूथ जो है वो इम्बैलेंस है। लूटा जा रहा है फीस के मार्फत और नौकर बनाया जा रहा है इंडस्ट्री का, और इंडस्ट्री उसके अंदर किसी प्रकार का हमें लिफ्ट देने का मान नहीं। इनको अग्निवीर आते ही इनके गार्ड लगाने की तैयारी है। तो ये कितने बड़े काम हो रहे हैं, ये सारे यूथ का कारण है। और यूथ के ऊपर हमारी सोसाइटी का कोई ध्यान नहीं है। ये मैं 8 साल से इस पे अपनी एक केंद्रित बात कह सकता हूं। ठीक बात है कि हम लोग अपने लेवल पे सोचते हैं, एक्टिविटी के तौर पे सोचते हैं, ये सारी बातें हमारे लिए है, काफी उम्र गुजारी है, कुछ बातें हैं, लेकिन जो बदलाव होता है ना, तो मैं चूंकि सिविल इंजीनियर हूं, मैं कई जगह कई भाषणों में कहता हूं, सिविल इंजीनियर हमेशा जब मकान जमीन के ऊपर बनाता है ना तो उसके पहले वो नींव खोदता है नीचे। तो मैं पहले अपना थिंक पॉजिटिव के बजाय थिंक नेगेटिव के माइंड को पहले अप्लाई कर लेता हूं। जो बदलाव आए हैं वो बदलाव गांव, गरीब, किसान, मजदूर के बच्चों के कतई ही हितकारी नहीं है। किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन या किसी प्रकार की कोई तंत्र खड़ा नहीं है। और ये एक दिन ऐसा ढांचा खड़ा हो जाएगा कि हमारे ये बच्चे हो जाएंगे, तो जब हम तो बूढ़े हो जाएंगे तो नहीं तो ये खेत में जाने योग्य रह रहे हैं, मतलब उसकी नौकरी करा लेंगे आपको। मतलब देखो इंटर्नशिप तीन बिंदुओं के ऊपर में केंद्रित हो गया। तो पहले स्किल का चला, ये चौथा चरण कर रहे हैं। ये स्किल 4.0 का मैंने पूरा पढ़ा। 47 लाख बच्चों को ऐसे भेजेंगे, इनको इंटर्नशिप कराएंगे। 2 तरह के हैं, एक तो इंटर्नशिप है, एक अप्रेंटिसशिप वैसा है। तो उनको मैंने फिर उनको पूछा कि ये क्या बीमारी है भाई, तो कहा कि जो पढ़ते पढ़ते 5 छुट्टियां होगी उसमें ये लोग करेंगे, उसको इंटर्नशिप कहेंगे।
और अप्रेंटिसशिप कौन सी होगी? अप्रेंटिसशिप होगी कि डिग्री कर ली, उसके बाद में उसके जाने के अंदर होगी। तो इनके फैक्ट्रियों के इर्द गिर्द घुमाते रहो, सर्टिफिकेट लाते रहो, उससे करते रहो। ये जो आया है ना, ये कानून बन रहे हैं, वो बात ठीक है। मैं एग्रीकल्चर सेक्टर से इतना दुखी नहीं हूं, क्यों मैं खेत के बीच में बैठा हूं, मुझे पता है मेरे तिल भगवान ही ठीक कर पाएंगे। उसका वो यूं हो जाएगा ना अंकोड़िया, तो वो हो ही जाएगा, मेरे नहीं है। वो जोगी, वो उसमें जोगी उड़ जाएंगे तो उठ ही जाएंगे। ये इनके बेवकूफों के बस में नहीं है, ये खेती इनके बस में नहीं है। अब खेती का तो ये मार्केटिंग के हम एंटर होंगे तो हमें 2 रुपए नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो पेट तो भर लेंगे। यूथ क्या करेगा भाई? मेरे यूथ को भटका दिया आपने, भेज दिया, नहीं तो वो मेरे घर पे काम करे जैसा रहा और सेठ के वहां पे वो सीखने आ गया। ये बहुत बड़ा देश का नेगेटिव पॉइंट है ये। और इसके ऊपर जब तक हम लोग एक केंद्रित होकर के कोई ऐसे सेमिनारें नहीं लगा पाएंगे ना, तब तक कोई बात अब पार पड़े जैसी नहीं है। ठीक है, मैं किसान के मॉडल को लेके अभी मेरठ जाऊंगा 22 को, तो ठीक है, जा रहे हैं, यूनाइटेड नेशन का एक डिक्लेरेशन है, किसान को जगा रहे हैं, ये यूनियन ने भी आदि इधर उधर जो है वो हो रही है। हाँ वीरेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कह दीजिए। आप रुक गए हैं आप तो। जी नमस्कार।